फूलों की जादुई परी। एक समय की बात है, एक गांव में प्रियांशी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, पर उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। अपनी सुंदरता की वजह से वह सबको अपने आप से कम आका करती थी। वह हमेशा बस दूसरों को जलील किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब उसकी नौकरानी उसके सैंडल को साफ कर रही होती है तो उसके हाथों से उसकी सैंडल छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर प्रियांशी बोलती है, ओए नौकरानी, अंधी है, देखकर काम नहीं कर सकती? मेरा इतना महंगा सैंडल गिरा दिया। इसके नग निकल गए होते तो मेरा पूरा सैंडल खराब हो जाता। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे इस गलती की कड़ी सजा दूंगी ताकि तुझे यह गलती जिंदगी भर याद रहे। फिर वह नौकरानी राजकुमारी से माफी मांगते हुए बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप प्लीज मुझे कोई सजा ना दे। मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। आप मुझे कृपया सजा ना दे और मुझे माफ कर दे। नहीं, मैं तुझे बिल्कुल माफ नहीं करने वाली। मैं तुझे काल कोठरी में डलवा कर रहूंगी ताकि यह सजा तुझे जिंदगी भर याद रहे और तुम दोबारा ऐसा करने का सोचो भी ना। फिर वह नौकरानी बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये तो मुझसे गलती हो गई थी। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। उस नौकरानी के बहुत विनती करने के बाद भी प्रियांशी उनकी एक नहीं सुनती और उसे काल कोठरी में बंद करवा देती है। सैनिकों, ले जाओ इस बूढ़ी औरत को और इसे ले जाकर कुछ दिनों के लिए काल कोठरी की हवा खिलाओ, जिससे इसे काम करने की थोड़ी अकल आएगी कि काम किया कैसे जाता है। जब यह बात महारानी सुषमा को पता चलती है तो वह फौरन उस नौकरानी को काल कोठरी से छुड़वा लेती है और अपने सैनिक से पूछती है, किसके बोलने पे तुमने इन्हें काल कोठरी में डाला? भले ही ये नौकरानी है, पर इन्होंने यहाँ सालों से काम किया है। मैं पूछती हूँ कि तुमने किसकी इजाजत से इन्हें काल कोठरी में डाला है? फिर वह सैनिक बोलती है, महारानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने ऐसा राजकुमारी जी के कहने पर किया है। जब यह बात महारानी को पता चलती है तो वह उस नौकरानी से पूछती है, क्या यह सही बोल रही है? क्या आपको मेरी बेटी ने काल कोठरी में डलवाया है? फिर वह नौकरानी बोलती है, महारानी जी, मेरी ही गलती थी। मुझसे राजकुमारी जी का सैंडल गिर गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे काल कोठरी में डाला। फिर महारानी बोलती है, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं महारानी जी। फिर महारानी अपनी बेटी प्रियांशी के पास जाकर बोलती है, प्रियांशी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या माँ, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ज्यादा बनो मत। मुझे सैनिकों से पता चला कि तुमने मालिनी को काल कोठरी में डलवाया था, और वो भी एक सैंडल के गिर जाने के लिए। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अभी जाकर तुम उनसे माफी मांगो। उन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। मुझसे ज्यादा उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा है और तुमने उनके साथ इतनी बदतमीजों की तरह व्यवहार किया। फिर प्रियांशी बोलती है, माँ, वे एक नौकरानी है। यह उसका काम है जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। यहाँ आकर कोई एहसान नहीं करती है वो हम पर। अगर वो अपने अच्छे काम के लिए पैसे लेती है तो उन्हें अपने खराब काम करने के लिए भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। तुम उनसे माफी मांगती हो या नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं मांगूंगी। इतना बोलकर प्रियांशी वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने गार्डन में बैठ जाती है। अपनी बेटी के इस व्यवहार को देखकर सुषमा को उसके लिए चिंता होने लगती है और वह मन ही मन सोचती है, ना जाने इस लड़की का क्या होगा। अगर इसी प्रकार इसका व्यवहार बना रहा तो वह आगे चलकर अपना राजपाट कैसे संभालेगी, अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखेगी। ये तो बहुत स्वार्थी बनती जा रही है, बिना किसी दूसरे के हित के बारे में सोचे कुछ भी करती है। ऐसे तो वह अपनी प्रजा के लिए एक बहुत ही बुरी रानी बनेगी। मुझे अभी जाकर यह सारी बात प्रियांशी के पिताजी को बतानी होगी। फिर सुषमा महाराजा सूरजमल के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, हमें प्रियांशी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वह दिन पर दिन और भी बिगड़ती जा रही है। वह अपने सिवाय किसी और का सोचती ही नहीं है। आज उसने मालिनी दाई को काल कोठरी में बंद करवा दिया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वह जाकर उनसे माफी मांगे, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। मुझे प्रियांशी की इस व्यवहार की वजह से उसकी भविष्य की चिंता हो रही है।
महारानी सुषमा की यह बात सुनकर महाराजा सूरजमल कहते हैं, हाँ, चिंता तो अब मुझे भी होने लगी है उसकी। अगर उसका ऐसा ही व्यवहार रहा तो वो राजपाट कैसे संभालेगी, इसकी तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगले साल वो 18 साल की हो जाएगी। मैं उसका राज अभिषेक करने का सोच रहा था, पर उसको मैं अब राजपाट कैसे दूं? उसको तो अपनी जिम्मेदारी का ही एहसास नहीं है, वो राजपाट कैसे संभालेगी? ये सब हमारी ही गलती है, हमने उसे कभी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराया। आज वो जैसी बन गई है, इसमें हमारा ही दोष है। फिर महारानी सुषमा बोलती है, हाँ, पर अब हमें उसे सही राह दिखानी होगी। हमें उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना होगा। और वहीं प्रियांशी अपने गार्डन में बैठी होती है। उसका गार्डन बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। उसके गार्डन में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम मीना था। मीना बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके घर में उसकी बूढ़ी दादी के सिवाय कोई नहीं था। वह राजमहल के गार्डन में काम करके अपना घर चलाया करती और अपनी दादी का ख्याल रखती थी। उसे फूल बहुत पसंद थे। वह राजमहल के फूलों का बहुत ख्याल रखती है। उस दिन भी वह उन फूलों में पानी डाल रही थी। पानी डालते डालते उससे कुछ पानी के छींटे प्रियांशी के कपड़े पर गिर जाता है, जिसे देखकर प्रियांशी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से में आकर बोलती है, अंधी कहेगी, तुम सब नौकर एक जैसे हो गए हो, एकदम कामचोर। अपना काम तक सही से नहीं करते हो तुम लोग। जब देखो तब कोई ना कोई चीज खराब करते रहते हो। इतना बोलकर प्रियांशी उसे एक चाटा लगा देती है। फिर मीना उसे माफी मांगते हुए बोलती है, राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको देखा नहीं था कि आप गार्डन में बैठी हुई हो। प्रियांशी मीना की एक नहीं सुनती और धक्के देकर उसे वहाँ से भगा देती है। तभी एक सैनिक महाराजा और महारानी के कमरे में जाकर बोलती है, क्षमा कीजिएगा महाराज, पर राजकुमारी प्रियांशी ने मीना को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया है। फिर वह दोनों गुस्सा हो जाते हैं। फिर प्रियांशी के पास जाकर उसकी माँ बोलती है, प्रियांशी, ये क्या किया तुमने? मीना को काम से निकाल दिया? माँ, उसने मेरे शाही कपड़े खराब कर दिए। बस प्रियांशी, बहुत हो गया। हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे तो तुम अपनी मनमानी करती जा रही हो। तुमने इतनी प्यारी बच्ची को काम से निकाल दिया। उसकी तरह हमारे गार्डन का कोई ख्याल नहीं रख पाता था और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसे काम से निकाल दिया। सच में प्रियांशी, तुम कभी कभी बहुत हद कर देती हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि आज तुमने क्या किया है। पर माँ, उसने मेरी ड्रेस गंदी करी थी और आप एक नौकरानी के लिए मुझे डांट रही हो। आप मेरी बातों को ना ही सुन रही हो और ना ही समझने की कोशिश कर रही हो। बस अब बहुत हो गया। अब कुछ समझने समझाने लायक बचा ही नहीं है। आज से तुम इस गार्डन की देखभाल करोगी और गार्डन को जैसे मीना ने रखा था वैसे ही रखना होगा। और आज से तुम्हें कोई शाही कपड़े और सैंडल नहीं मिलेंगे। तुम साधारण कपड़े पहनोगी और नौकरों की तरह रहोगी। हमारा ये गार्डन पुरखों का है। ध्यान रखना कि इसका एक पौधा भी ना मुरझाए। अगर एक पौधा भी मुरझाया तो तुम्हारी सजा के 1 साल जुड़ जाएंगे। अपनी माँ की यह बात सुनकर प्रियांशी अपने पापा से बोलती है, पापा, आप माँ को देखो ना, वह मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही है। सूरजमल के बोलने से पहले ही उसकी माँ बोलती है, मैं दुर्व्यवहार कर रही हूँ? और जो तुम दूसरों के साथ करती हो वो क्या है? अब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। फिर महाराजा सूरजमल बोलते हैं, बेटी प्रियांशी, माँ सही कह रही है। तुम्हें जब तक अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता तब तक तुम्हें ऐसे ही जिंदगी जीनी है जैसे तुम्हारी माँ ने बोला है। फिर उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। प्रियांशी से सारे शाही अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब वह भी घर के नौकरों में शामिल हो गई थी, पर फिर भी वह अपने घमंड में ही रहती थी और ढंग से कोई काम नहीं करती थी। उसे लगता था कि उसके माता पिता कुछ ही दिनों में मान जाएंगे, फिर वह पहले जैसे रह सकती है। इसीलिए वह कोई काम नहीं करती, बस बैठी रहती थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और बोलती है, ओए नौकरानी, क्यों काम नहीं कर रही है? 2 दिन हो गए हैं और तूने एक पौधे को भी पानी नहीं दिया। आज से तेरा 2 दिन का खाना बंद। तू जितने दिन काम करेगी उतने दिन का ही खाना मिलेगा। माँ, आप ये किस तरीके से बात कर रही हो? आप मुझसे इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकती हो। आखिरकार मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। फिर उसकी माँ बोलती है, जबान संभाल कर लड़की,
तुम इस महल की महारानी नहीं हो। तुम इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकती हो। अब तुम इस घर की नौकरानी हो और अपने हद में रहना सीखो। और अगर शाम तक तुमने यह सारा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगी और फिर तुम अपनी सारी रात काल कोठरी में ही काटना। इतना बोलकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ का यह रूप देखकर प्रियांशी बहुत उदास हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। ये माँ को क्या हो गया है? वह मुझसे कैसे बात कर रही हैं? आज से पहले उन्होंने ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया मेरे साथ, और वो भी एक नौकरानी के लिए। इतना बोलकर वह रोने लगती है। प्रियांशी नहीं जानती थी कि जिस गार्डन में वह रो रही है वह एक जादुई गार्डन था जहाँ एक परी रहती थी। प्रियांशी को रोता देख वह परी बोलती है, प्रियांशी तुम मत रो। प्रियांशी उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती है, आप कौन हो और इस राजमहल में कैसे आई? प्रियांशी, मैं राजमहल में ही रहती हूँ, पर मैंने आज से पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। प्रियांशी, मैं इस गार्डन में रहती हूँ। मैं इस गार्डन की फूलों की परी हूँ। मेरा नाम रोजी परी है। मैं तुम्हें बचपन से ही देखती आ रही हूँ। तुमने बहुत सी गलतियाँ की है और तुम्हारी माँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है। याद करो, तुम भी अपने नौकरों के साथ इसी तरीके से बात करती हो। वह तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ याद दिला रही हैं और तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहती हैं। पर परी, आपने देखा ना माँ ने मुझसे कैसे बात की। वह मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। उन्होंने मुझे मेरे ही महल की नौकरानी बना दिया है। प्रियांशी, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी माँ को तुमसे प्यार नहीं है तो तुम यह गलत सोच रही हो। तुम खिड़की से अपनी माँ के कमरे में झांक कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर जब प्रियांशी अपनी माँ के कमरे में झांकती है तो वह देखती है कि उसकी माँ रो रही है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और परी से बोलती है, परी, माँ तो रो रही है, पर वो क्यों रो रही है? प्रियांशी, तुम्हारी माँ को भी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। वह ऐसा तुम्हें सुधारने के लिए कर रही है ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो। यह सब सुनकर प्रियांशी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर वह परी से बोलती है, रोजी परी, आपका शुक्रिया कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया, नहीं तो मैं अपनी ही घमंड में इतनी खोई हुई थी कि दूसरों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं अपनी ही घमंड में इतनी चूर थी कि मुझे एहसास ही नहीं था कि जो मैं बोल रही हूँ उससे सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूँगी और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझूंगी और अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करूंगी। फिर प्रियांशी बहुत ही मेहनत के साथ गार्डन का देखभाल करती है और अपना काम करती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। उसे इतनी मेहनत के साथ काम करता देख उसके माता पिता को एहसास होता है कि वह सुधर चुकी है और उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो चुका है। फिर वह उसके पास जाकर उसे बोलते हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब तुम हमारे साथ राजमहल में रह सकती हो। यह सुनकर प्रियांशी बहुत खुश होती है और फिर अपने माता पिता के साथ राजमहल में चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।